पिछले सप्ताह के वीडियो में हमने उपयोगिता अधिकतमीकरण या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को एक तरह से दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, रिट्रेट करेंगे, फिर से उन चीज़ों को एक समरी की तरह सारांश में इन चीज़ों को देखेंगे। हमने वीडियोस में हमारा मेन प्रॉब्लम जो था वो था हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइजेशन x1, x2। हमने लिया था कि सारी कंजम्पशन गुड है, उसमें दो ही वस्तुएं होती हैं, वस्तु 1 और वस्तु 2, और हमें मैक्सिमाइज अधिकतमीकरण करना है x1 और x2 के सापेक्ष में। कैसे करना है कि हमारा बजट सेट भी सेटिस्फाई हो। सो P1 x1, जहां P1 जो है एक यूनिट ऑफ पहले यूनिट के एक यूनिट का, पहले वस्तु के एक यूनिट का मूल्य है। P2 x2, P2 जो है सो दूसरे वस्तु के एक यूनिट का मूल्य है, और चूंकि हम x2 P2 x2 कर रहे हैं, ये टोटल खर्च हमारा गुड 2 पे हो रहा है, ये हमें I से कम होना चाहिए। I हमारा इनकम था, आय था, है ना। उसके बाद हमने ये भी कहा कि x1 जो है ये 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 या 0 से ज्यादा ही होना चाहिए। उसी तरह से x2 भी जो है सो 0 और 0 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो हमारा प्रॉब्लम ये था। अगर आप ध्यान दें तो हमने स्लाइटली डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया है। हमने मैक्सिमाइज तो किया है, बट हमने u का वैल्यू मैक्सिमाइज करके नहीं निकाला था, हमने उस आर्गुमेंट को खोजा है। वो अर्गमैक्स क्या है? वो आर्गुमेंट जो इस यूटिलिटी फंक्शन को, उपयोगिता फलन को का अधिकतमीकरण कर रहे हैं। हमने ये निकालने का प्रयास किया है कि वो x1 स्टार क्या होगा और x2 स्टार क्या होगा। वही तो आर्गुमेंट है जो u को मैक्सिमाइज करेगा। हमने ये निकाला है ना। हम मैक्सिमाइजेशन पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? पहले ही हम सीख चुके हैं कि यूटिलिटी जो है ये यूनिक नहीं होता है आपके पसंद के लिए, आपके प्रेफरेंसेस के लिए। एक यूटिलिटी अगर आपके पसंद को व्यक्त कर रहा है तो उस यूटिलिटी का मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी पसंद को व्यक्त करेगा। अगर u कर रहा है तो u से हम v भी जा सकते हैं, जहां v जो है वो g ऑफ u है, और g जो है हर जगह बढ़ता हुआ है ना। तो वो हमें ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है कि हम एक रबर लेते हैं, उस पे तरह यूटिलिटी को हम डिनोट कर देते हैं कि एक बंडल से ऊपर में यूटिलिटी मिल रहा है, दूसरे बंडल से उससे नीचे मिल रहा है, तीसरे बंडल से उससे नीचे मिल रहा है। अगर हम रबर को जो खींचें, बड़ा कर दें, तो इनका जो रैंक होगा, क्रम होगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन फंक्शन और फलन तो बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग यूटिलिटी में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो कौन से आर्गुमेंट हैं जो कि इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, अधिकतमीकरण कर रहे हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और हमने शुरू किया था, पहला प्रॉब्लम जो हमने यूज किया था उसमें हम u ऑफ x1, x2 जो था वो लिए थे अल्फा log x1 प्लस बीटा log x2। हमने ये भी कहा था कि अल्फा 0 से बड़ा होगा और बीटा भी 0 से बड़ा होगा। इसका नाम हमने बताया था कि ये कॉब डगलस फंक्शन है, क्योंकि इसको हम स्लाइटली डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको x1 टू द पावर अल्फा और x2 टू द पावर बीटा भी लिख सकते हैं, है ना। आप इसको अगर ग्राफ से समझें इस चीज को, कि यहां पे हमारे पास ये जो है इनडिफरेंस कर्व है, अनधिमान वक्र है। यहाँ पे गुड 2 है, यहाँ पे गुड 1 है, यहाँ पे हमारा 10 वैल्यू है, यहाँ पे 20 वैल्यू है, यहाँ पे 30 वैल्यू है, और हम ये इंडिकेट कर रहे हैं अल्फा log x1 प्लस बीटा log x2, है ना। ये 10 उन कॉम्बिनेशन ऑफ x1 और x2 को ले रहे हैं जो कि टोटल यूटिलिटी 10 दे रहे हैं, है ना। तो इसका अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करें, इसको हम लिख सकते हैं, अगर आप लॉग से फैमिलियर हैं तो इसको लिख सकते हैं log
x1 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x2 बीटा इज इक्वल टू 10, है ना। क्यों? क्योंकि एक रूल होता है लॉग, अगर यहां पे हमारा e है बेस में, यहां पे अगर कुछ नहीं लिखा जाए तो बेस में e होता है, मैथ्स को भी समझते चलें। अगर बेस e होता है और यहां पे हमारा a मल्टीप्लाइड b है तो ये जो बराबर होता है ये बराबर होता है log e a के प्लस log e b के। हम यही फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि यहां से x1 अल्फा x2 बीटा जो है सो e टू द पावर 10 हो जाएगा। e क्या है? एक्सपोनेंशियल है जिसका वैल्यू लगभग 2.732 के आसपास होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें एक डिफरेंट नंबर मिल जाएगा। तो सेम कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 अगर हम लॉग वाला फंक्शन यूज करें तो 10 देने की बजाय इसको लाल कलम से लिख दें e टू द पावर 10 देगा। 20 देने की बजाय वो सेम डिफरेंट कॉम्बिनेशन e टू द पावर 20 देगा, यहां e टू द पावर 30 देगा। नंबर चेंज हो जाएंगे, उसका जो नाम लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि 30 जो है 20 से बड़ा है, 20 10 से बड़ा है, तो e टू द पावर 30 e टू द पावर 20 से बड़ा है, e टू द पावर 10 से बड़ा है। तो क्रम वो बना रहेगा, कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है। पहले इस फंक्शन के अनुसार ये वाला जो वक्र है उस पे सारी जो बंडल्स हैं वो 30 दे रही हैं, और अगर हम लॉग वाला फंक्शन लें तो सारी बंडल जो है e टू द पावर 30 देंगी। जो बंडल पहले 10 दे रही थी अभी e टू द पावर 30 देंगी। तो हमारा अनधिमान वक्र जो है और अनधिमान मानचित्र जो है वही रहेगा। क्या बदल जाएगा कि पहले अनधिमान मानचित्र पर एक वक्र जो 10 बता रहा होता था अब e टू द पावर 10 बताएगा। ये बदलाव आ जाता है। तो इसको अगर हम ग्राफ की तरह से देखें, पहले क्या हो रहा था कि हम जब बजट सेट बना रहे थे तो हमें मिल रहा था P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू I, यही तो लाइन होगा। और ये वाला जो एरिया हो जाएगा, शेडेड जोन जो हो जाएगा, वो हो जाएगा P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू I। यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है कि आपको उपभोक्ता का जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसका अधिकतमीकरण करना है x1 एंड x2 के सापेक्ष में। ऐसा करना है कि P1x1 प्लस P2x2 जो है I या I से कम रहे, x1 0 या 0 से बड़ा रहे, x2 भी 0 और 0 से बड़ा रहे। तो आपको इस एरिया में एक ऐसा बंडल खोजना है जो कि यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू दे। अब देखते हैं कि दो स्कीम लेते हैं, दोनों से में क्या बदलाव आता है। पहला वाला स्कीम ले रहे हैं, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे चूंकि हमारा P1x1 प्लस P2x2 में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, हम या तो लॉग वाला फंक्शन यूज करें या हम ये वाला फंक्शन यूज करें, दोनों में हमें बजट सेट जो है सो सेम ही रहता है। तो हमारा बजट सेट कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा, कहिए ऐसा मिल जाएगा, है ना, ऐसा मिल जाएगा। तो यहां पे मैक्सिमाइजेशन होगा, इस बिंदु पे मैक्सिमाइजेशन होगा, और यहां से हमें x1 स्टार और यहां से हमें x2 स्टार मिल जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि यहां पे 10 को ये इंडिकेट कर रहा है या लाल वाले कलम से लिख दें तो e टू द पावर 10 को इंडिकेट कर रहा है, यहां पे 20 को इंडिकेट कर रहा है कि e टू द पावर 20 को इंडिकेट कर रहा है, यहां 30 को इंडिकेट कर रहा है कि e टू द पावर 30 को इंडिकेट कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मैक्सिमाइजेशन, अधिकतमीकरण, जो संतुलन आएगा उसी x स्टार और x2 स्टार पे आएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारा यूटिलिटी फंक्शन बदल जाएगा। इसका अगर मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का ले रहे हैं तो भी हमारा जो x1 स्टार और x2 स्टार जो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा वो बदलने वाला नहीं है, वो हमेशा ही
सेम रहेगा जब तक कि हमारी पसंद नहीं बदल रही है। पसंद बदल रही है तो ऑफ कोर्स x1 स्टार और x2 स्टार दोनों बदल जाएगा। इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। हमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया था, हमने एक कंडीशन यूज किया था कि mu1 क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता, mu1 डिवाइडेड बाय p1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाय p2। इस प्रॉब्लम में हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि mu1 डिवाइडेड बाय mu2 इज इक्वल टू p1 बाय p2, है ना। और ये क्या है, ये तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और ये क्या है, ये तो हमारा बजट लाइन का स्लोप है, ढलाव है बजट लाइन का। तो हम अगर मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम पहले मान लीजिए x1 टू द पावर अल्फा एंड x2 टू द पावर बीटा यूज कर रहे थे, इसको हमने चेंज कर दिया लॉग लेकर के और हमें मिल गया अल्फा लॉग x1 प्लस बीटा लॉग x2। तो हमारा अनधिमान वक्र तो नहीं बदला, सेम कॉम्बिनेशन का जो बंडल है सेम वैल्यू दे रहा होगा, वो वैल्यू बदल जाएगा लेकिन अनधिमान वक्र नहीं बदलेगा। अब यहां पे हमारा मैक्सिमाइजेशन हो रहा है तो यहां पे जो बजट लाइन का जो स्लोप आ रहा है और इस कर्व का स्लोप आ रहा है, चूंकि कर्व नहीं बदल रहा है, कर्व का नाम बदल जा रहा है कि पहले 20 वाला था अब e टू द पावर 20 हो गया, या पहले e टू द पावर 20 वाला था 20 वाला हो गया, है ना। तो लेकिन ऑप्टिमाइजेशन यहीं पे होगा, तो स्लोप जो है वो बदल नहीं रहा है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होने से स्लोप या ढलाव जो है अनधिमान वक्र का नहीं बदल रहा है, वो एमआरएस सेम ही रह रहा है। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन एमआरएस को बदल नहीं पा रहा है और इसकी वजह से हमें सेम ही जगह पे सेम ही बंडल में ऑप्टिमाइजेशन अधिकतमीकरण होगा। तो ये रही एक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि डिफरेंट केसेस में हमें कौन सा आर्गुमेंट x1 स्टार एंड x2 स्टार का अधिकतमीकरण कर रहा था, है ना। आइए इसको लिखते हैं। पहला वाला हमने जो किया वो था अल्फा लॉग x1 प्लस बीटा लॉग x2। इसको जब हमने सॉल्व किया, x1 स्टार जो है हमने प्राप्त किया अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा आई डिवाइडेड बाय p1। पहले भी हमने एम्फेसाइज किया था, फिर से इसको हम लोग एक बार देख ले सकते हैं। इस पार्ट को देखें, ये पार्ट क्या है, ये कह रहा है कि अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इनकम का आय का गुड 1 पे खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि इस P1 को आप इधर भी ले जा सकते हैं, तो P1 x1 स्टार जो है वो गुड 1 वस्तु 1 पे खर्च हो रहा है। कितना टोटल खर्च हो रहा है? अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम उस पे खर्च हो रहा है। उसी तरह से x2 स्टार जो हमें मिला वो मिला बीटा अल्फा प्लस बीटा आई बाई P2। यहां पे हम देखते हैं कि गुड 2 पे बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा प्रोपोर्शन खर्च हो रहा है अगर हमारा यूटिलिटी फंक्शन ये है। अगर हमारा यूटिलिटी फंक्शन x1 टू द पावर अल्फा एंड x2 टू द पावर बीटा रहता तो भी हमें एग्जैक्ट सेम ये मिलता, x1 स्टार अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा आई डिवाइडेड बाई P1 और x2 स्टार जो हो गया बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा आई डिवाइडेड बाई P2। यही सॉल्यूशन मिलता। तो क्या बदलाव आता? अगर इन दोनों वैल्यूज को यहां पे x1 स्टार और x2 स्टार की जगह पे डालें तो हमें जो u मिलेगा वो u अगर इस x1 स्टार और इस x2 स्टार को यहां पे डालें तो जो मिलेगा उसमें डिफरेंस होगा। बट यूटिलिटी तो एनीवे ऑर्डिनल है, एक क्रम में है। हम यूटिलिटी का वैल्यू जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम क्या जानने में इंटरेस्टेड हैं? कौन कम देता है, कौन ज्यादा यूटिलिटी उपयोगिता देता है। इसलिए हमारा सॉल्यूशन x1 स्टार x2 स्टार में ही हम रुक जाएंगे और दोनों हमें सेम ही मिलेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम जो हमने किया
है ना। इसको एक और चीज हम कर सकते हैं, यहां पे हम ये ध्यान दें कि ये जो है x1 स्टार जो हम लिख रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ p1 लिख रहे हैं, ये p1 का फलन है। क्यों? क्योंकि भाई जब i आप सेम ले रहे हैं, i को आप बदल नहीं रहे हैं, तो x1 स्टार जो है सो p1 का फंक्शन है। तो कुछ ग्राफ आपको अगर यहां पे ड्रॉ किए, p1 तो आपको y एक्सिस में आएगा, x1 जो है सो आपको x एक्सिस में आएगा। ये ग्राफ अगर, क्योंकि अल्फा आपका फिक्स्ड है, बीटा आपका फिक्स्ड है, तो अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा में कोई बदलाव नहीं ला सकता है। मान लीजिए कि i जो है i के बराबर, i जो है i नॉट के बराबर है, i इज इक्वल टू i नॉट, और सिर्फ p बदल रहा है। तो p, अगर p बढ़ेगा तो x1 स्टार कम हो जाएगा, p घटेगा तो x1 स्टार बदल जाएगा। कुछ आपको ग्राफ अगर प्लॉट कीजिएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। और यही जो है सो डिमांड कर्व है। एक बार फिर से आपको बता दूं, इसी को हम लोग मांग वक्र कहते हैं। यही हमने पहले चैप्टर में भी निकाला था, यही चीज हम दूसरे चैप्टर भी निकाल रहे हैं। देखते हैं कि डिमांड कर्व जो है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ ढलता हुआ वक्र है ना। आइए अब दूसरी वाले यूटिलिटी फंक्शन को लेते हैं। दूसरा वाला यूटिलिटी फंक्शन हमारा लीनियर यूटिलिटी फंक्शन था, है ना। वो हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, ये है u(x1, x2) जो है ax1 प्लस bx2 है। हम इस यूटिलिटी का अधिकतमीकरण कर रहे हैं। हमने क्या ऑब्टेन किया कि x1 स्टार जो है ये इक्वल होगा i बाई p1, है ना। पूरा का पूरा इनकम x1 स्टार पे खर्च होगा जब a बाई बी जो है p1 बाई p2 से बड़ा है, और ये 0 के बराबर होगा जब a बाई बी जो है p1 बाई p2 से छोटा है। इस केस में सारा का सारा इनकम जो है वो गुड 2 पे चला जाएगा। और अगर a बाई बी जो है p1 बाई p2 पे है, हमने ऐसा कर्व बनाया था, ये हमारा अगर बजट लाइन है और हमारा यूटिलिटी कर्व कुछ ऐसा हो सकता है ना, पैरेलली इधर मूव करता हुआ, इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ। तो पहला केस जो है, इस केस में जो हमने जिसका ग्राफ बनाया है, ये वाला सिचुएशन होगा, कोई गुड वन नहीं खरीदा जाएगा। और अगर a बाई बी p1 बाई p2 के बराबर है, तो जो बजट लाइन होगा एक यूटिलिटी जो अनधिमान वक्र होगा ठीक उस पे ओवरलैप करता हुआ होगा। तो कुछ भी पॉसिबल है, 0 से लेकर के i बाई यहाँ पे बराबर की जगह हम लिख दें कि कुछ भी हो सकता है, 0 की जगह i बाई p1, है ना। इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। अगर यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करने के लिए क्या सबसे पहले लेंगे कि i जो है वो i नॉट के बराबर है और p2 जो है सो p2 नॉट के बराबर है ना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूलेशन कि p1 जो है ये a बाई बी p2 नॉट से छोटा होना चाहिए। अगर इससे बड़ा है, यहां से निकाल लेंगे तो सेम वही मिलेगा इस वाले से, कि अगर p1 जो है a बाई बी p2 नॉट से बड़ा है तो कोई भी गुड वन नहीं खरीदा जाएगा। तो कह लीजिए ये वैल्यू जो है a बाई बी p2 नॉट है। इसमें कुछ भी संभव है, 0 से लेकर के जब बराबर हो रहा है यहाँ पे, तो 0 से लेकर के i बाई p1 कुछ भी संभव है। कहिए ये जो है ना, ये हो गया i बाई, चूंकि यहाँ पे p1 जो है p1 a बाई बी p2 नॉट के बराबर है, और उसके बाद ऐसे घटता हुआ जाएगा। तो आपको ग्राफ कुछ ऐसे मिल जाएगा, ऐसे घटता हुआ। यहां से ही हम निकाल लें, इसको यहां पे हम इरेज कर दें और देखें कि x2 क्या होगा, तो यहां से पता चल जाएगा। यहां पे इस ग्राफ में हम देखें, x1 तो हमने निकाला है, x2 क्या होगा। x2 स्टार जो है इस केस में 0 हो जाएगा। इस वाले केस में पूरा का पूरा पैसा गुड वन पे जा रहा है।
यहां पे क्या होगा, x2 स्टार इस केस में क्या होगा कि ये हो जाएगा i माइनस P1 x1 स्टार डिवाइडेड बाई P2। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए आप i गुड 1 इतना ले लिए तो आपके पास पूरा इनकम तो बचा नहीं है, कुछ तो आपने गुड 1 पे खर्च कर दिया, तो गुड 2 पे कुछ कम ही खर्च कर पाएंगे, तो ये मिलेगा। और ये तीसरा वाला केस होगा तो x2 स्टार जो है आपको मिलेगा i डिवाइडेड बाई P2, है ना। तो ये आपको मिल गया। ये भी जो है सो डिमांड कर्व हमें मिल रहा है, पहले भी हमने बताया है कि ये मांग वक्र मिल रहा है, और जिस तरीके से निकाला गया है इसको हम लोग मार्शलियन डिमांड फंक्शन, हिंदी में इसको मार्शलियन मांग वक्र, मार्शलियन मांग वक्र कह सकते हैं, है ना। ये अल्फ्रेड मार्शल जो कि पहली टेक्स्ट बुक लिखे थे इकोनॉमिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1885 में, 1885 में, उनके ऑनर में इसको मार्शलियन मांग वक्र कहा जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला केस। तीसरा वाला केस, और इसमें ये भी दूसरे वाले केस में ये भी हमें ध्यान रखना है कि यहां पे जो गुड हैं, गुड 1 एंड गुड 2, वो दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, उन आदर्श स्थानापन्न वस्तु हैं, है ना। अब हम तीसरा वाला लेंगे, उसमें हमारा है u ऑफ x1 x2 जो है वो है मिनिमम ऑफ ax1 bx2, है ना। यहां पे जो वस्तु हैं, वस्तु 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे के आदर्श पूरक हैं, है ना। यहां अगर हम उपयोगिता अधिकतमीकरण कर रहे हैं तो हमें मिलेगा x1 जो है वो हमें मिलेगा b डिवाइडेड बाई bp1 प्लस ap2 मल्टीप्लाइड बाई i, है ना। और x2 हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा a bp1 ap2 i, ये हमें मिलेगा, है ना। इसमें हमेशा ax1 शुड बी इक्वल टू bx2, ये हमेशा ऑप्टिमाइजेशन पे मिल रहा है, एल शेप्ड बन रहा था, हमने पहले भी इसका अध्ययन किया है। तो यहां से अगर हम डिमांड वक्र लें, x1 के लिए डिमांड वक्र क्या हो जाएगा, हम लोग तो सेट्रिस पारिबस कर रहे हैं, सिर्फ वस्तु 1 का प्राइस बदलेंगे, मूल्य बदलेंगे, और देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है, मांगी हुई मात्रा जो है गुड 1 की, वो कैसे बदलती है। हम i के लिए हम i नॉट ले लेंगे, p2 के लिए हम लोग p2 नॉट ले लेंगे, हमें यहां से मिल जाएगा b i नॉट b p1 a p2 नॉट। अब ऐसे जैसे जैसे p1 बदलेगा वैसे वैसे x1 बदलेगा, और हमें अगेन ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे p1 है, यहाँ पे x1 है, इनकम हमने i नॉट ले लिया है, और गुड 2 का प्राइस हमने p2 नॉट ले लिया है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इस पे हम फिर लौटेंगे, हम इन इक्वेशन के थ्रू कुछ और चीज समझने का प्रयास करेंगे।